संवैधानिक प्रावधानों को समझने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है शांति से सुने, बहुत शांति से सुने, और नहीं तो यहाँ आना हमारा और आपका आना निरर्थक हो जाएगा। देखिए, मेरे से पूर्व वक्ता एक पंच पटेल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि सबसे पहले ये तो बताओ आदिवासी कौन है। भारत में वो लोग आदिवासी हैं जब से भारत की भूमि पर मानव पैदा हुआ, मेहरबानी करके, जब से मानव जो पैदा हुआ वो आदिवासी है। ये आदिवासी नहीं है कि हम 50,000 रुपये का खाना खाते हैं तो हम आदिवासी नहीं रहे। कलेक्टर चाहे बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मजदूरी करता रहे, वो आदिवासी वंश से है, न कि सुविधाओं से, न कि नंगा घूमने से, न कि कपड़े पहनने से। हम उन आदिवासियों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश को बनाया। इसलिए भारत का जब संविधान बन रहा था, मैं विशेष रूप से मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, युवाओं का चाहूँगा, जो भी यहाँ सीखने आए, वो एक नई बात बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो पढ़ते हैं उन चीज़ों को। जब भारत का संविधान बनाया तो इस विषय पर बात हुई कि भाई यहाँ संविधान में जो कानून बनाए जाएंगे वो किस किस पर लागू होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह आई कि यह संविधान पहले तो आवाज़ उठी कि इस देश के मूलवासियों पर लागू नहीं होगा, इस देश के मूलवासियों पर लागू नहीं होगा। मूल निवासी और मूलवासी में अंतर है। मूल निवासी तो कोई भी डिप्टी कलेक्टर के पास जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। मैडम सोनिया गांधी भी आज की डेट में मूल निवासी है। लेकिन मूल निवासी और मूलवासी में अंतर है। मूलवासी वही है जिन्हें हम आज की तारीख में आदिवासी कहते हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ इंडिजिनस बोलता है। तो अंततः ये तो संभव नहीं हुआ कि पूरा संविधान और पूरे कानून आदिवासी पर लागू नहीं हो, लेकिन अंततः ये तय हुआ कि हमारे जो आदिवासी हैं, जो उनके पर्सनल कानून हैं, उनकी निजी जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें संविधान, ये संसद, ये देश कोई भी किसी भी तरीके का झंझट पैदा नहीं करेगा। तो बोला ये कैसे माना जाए? तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। संविधान में ये बताया गया कि कानून क्या होते हैं, संविधान में ये बताया गया कि आदिवासियों की रूढ़ियाँ क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और मूल अधिकार सर्वोच्च होते हैं। उन्हीं मूल अधिकारों में से एक अधिकार है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 3 जो है 3 और के, उसमें ये परिभाषा दी गई है कि कानून क्या होता है। तो दूसरी चीज़ों पर हम नहीं जाकर के हमारे आदिवासियों से संबंधित बात मैं निवेदन करना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो रूढ़ियाँ हैं और परंपराएं हैं जो पुरखों से चली आ रही है, जो अलग अलग आदिवासी कबीले की अलग अलग हो सकती हैं और एक ही आदिवासी एरिया में विभिन्न एरियाओं में अलग अलग हो सकती हैं, वो कानून के समक्ष दर्जा मानी जाएंगी। वो संसद के बराबर उनका प्रभाव माना जाएगा और उनको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ। और उसी के तहत आप पंच पटेल बैठ करके बहू बेटियों के, लड़कों के जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करते हो। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने, चूँकि मैं आदिवासी पंच पटेल महापंचायत का राजस्थान का संयोजक हूँ, इस नाते मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। हमारे सामने समस्या आती है कि जब झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो इसका निर्णय कौन करे? इसका कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है। कहीं कोई निर्णय कर रहा है, कहीं कोई निर्णय कर रहा है। तो अनुच्छेद 13(3) के तहत जो हमारी पुरखों की परंपरा है, उसके मुताबिक हम गाँव के पंच पटेल बैठ करके निर्णय करते हैं। उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की है जो मीनापुर में जन्मा है। तो आपको इसको समझ के जाना होगा। अनुच्छेद 13(3) के पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत सारे मुद्दे दूसरे भी हैं, मुझे थोड़ा सा मीणा समाज का होने के नाते कुछ बोलने का हक है और उसको अधिकार से मैं इस मंच को अनुमति से कुछ बोलना चाहूँगा। यूसीसी की बात हो रही है समान नागरिक संहिता की। देखिए, समान नागरिक संहिता खत्म होते ही आपकी ये रूढ़ी खत्म हो जाएगी, आपके रूढ़ियों के जो अधिकार हैं खत्म हो जाएंगे, आपके पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। और क्या होगा फिर? धीरे धीरे कहेंगे जब समान कानून हो गए तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, समान व्यवस्था होनी चाहिए, आपका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। मेरे से पूर्व वक्ता और मंच के प्रथम वक्ता आदरणीय प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। वहीं से मैं बात करूँ, उसका समर्थन करते हुए आपकी जमीनें औने पौने दावों पर डंडे के जोर पर खरीद ली जाएंगी। ये मैं व्यवस्था बता रहा हूँ। और इस चीज़ पे जो मणिपुर में जिस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उस तरीके का नंगा नाच होगा। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे मौका दिया और मुझे सुना। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो